हेलो क्लास 10। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस की, और उससे पहले जब कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें कुछ चीज़ें हम चेक कर लेते हैं कि हमें याद है या नहीं याद है। तो सबसे पहले कुछ एंगल्स जो कि हमें याद होने चाहिए। एंगल 0 डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, सबसे ज्यादा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन एंगल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस चैप्टर में। साइन, कोस, टेन, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, तीनों की आपको स्पेशली टेन थीटा की याद होनी चाहिए। जैसे कि टेन थीटा, साइन थीटा की 1/2, 1/√2, √3/2। कोस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, 1/√2। cos 45 की cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। tan थीटा आता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा से, और sin थीटा अपॉन cos थीटा मतलब 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। और इस केस में 1/√2 अपॉन 1/√2 मतलब ये वैल्यू आई है 1, और इस केस में √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो गया, √3। हम अपने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली हमको ये तीन वैल्यू स्पेशली याद रख के चलनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की 1/√3 और tan 60 की √3 होती है। कुछ केसेस और देखते हैं कि इसमें एक कुछ ना किसी भी चीज की एक हाइट दी रहेगी और उससे हम उसके ऊपर वाले टॉप मोस्ट पॉइंट को, बॉटम मोस्ट पॉइंट को, मिडिल पॉइंट को, इनमें से किसी भी पॉइंट को किसी और जगह से देखेंगे। देखने का मतलब अगर हम नीचे से देखते हैं, हमारी आंखें यहाँ पर हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो एंगल आएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन में काउंट होता है। ये आएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर किसी भी जगह को हम ऊपर से देखते हैं, अगर हमारी आंखें ऊपर की तरफ है, यहां पर है, और हम नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, तो ये जो आता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ये एंगल बना होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखने वाला। आइडियली ये वाला एंगल जो होता है वो इसी के इक्वल होता है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्योंकि इक्वल ही है तो ये पैरेलल हो गया, तो ये वाला एंगल इसी के इक्वल हो जाएगा। कुल मिला के अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये जो अगर कुछ दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है, कुछ है, सपोज करो इसकी हाइट 10 मीटर है, तो इसकी भी हाइट 10 मीटर अपने आप हो जाएगी। अगर ये बेस दिया हुआ है तो इसकी जो ये साइज है सपोज करो 20, तो इसका जो बेस होगा वो भी ये वाला भी 20 ही हो जाएगा। इस केस में सेम फिनोमेना लगने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन tan थीटा लगाना होगा अगर आपको, तो ये 10 है, ये 20, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 10 और ये 20। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, वो हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि जो एंगल लेना है, सपोज करो ये वाला एंगल लेना है थीटा, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और इसके साथ में जो है वो बेस होता है, और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हम और भी कुछ चीजें जानते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। स्पेशली यहां पर टेन और कोट पर ध्यान देंगे और इनको हमेशा के लिए याद रख लेना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको sin थीटा लिखना है तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा लिखना है तो वो होगा, या नीचे वाला cosec थीटा लिखना है तो cosec थीटा बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा यहां पर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sec थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कुछ चीजें स्पेशली tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तीनों को स्पेशली आपको याद रख के चलना है। हम इसको दोबारा
रिमाइंड नहीं कराना चाहते ताकि आपको ये याद रहे। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ वैल्यूज याद रखनी है tan थीटा की, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3, sin 30 1/2, 1/√2 और √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 cos थीटा के केस में। ये सभी टर्म अगर आपको आती हैं तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी ही हो भी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक था। बेसिक के बाद एक्सरसाइज 9.1 है। आई थिंक इसमें 15-16 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a circus artist is climbing at a 20 meter long rope. A circus artist climbing a 20 meter long rope which is tightly stressed and tied from the top of the vertical pole, which is tightly stressed, which is tightly stressed and tied from the top of vertical, from the top of vertical pole to the ground, to the ground। यहां तक आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि एक 20 मीटर की लंबी रस्सी है और एक पोल है, पोल से जमीन की तरफ ऐसे बांधी गई है। एक 20 मीटर की लंबी रस्सी है, रस्सी तो यही होगी, सीधी सी बात है, 20 मीटर लॉन्ग रोप, और ये एक खंबे के टॉप से एक बॉटम मोस्ट पॉइंट पर बांधी गई है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है सवाल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड हाइट ऑफ पोल पहला केस है, हाइट ऑफ पोल। इफ angle made by the rope with the ground level, if angle made by rope to ground या with the ground is 30 degree। तो बोला है कि ये जो रस्सी है जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और हम जानते हैं कि ये हाइट दी हुई है। हाइट मतलब एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया है h। तो ये पूछा है, एक्चुअली आपकी साइड देख लेते हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा है, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हमने पढ़ाया था sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 20 मीटर, तो परपेंडिकुलर मतलब हाइट है आपकी h, हाइट, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 20। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी दी है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, sin 30 हमने बोला था कि इसे याद रखना है। sin 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 इक्वल्स टू हाइट अपॉन 20। तो 20 को इधर ले जाइए, तो 20/2 इक्वल्स टू हाइट, 2 10 या 20। तो h की वैल्यू जो आई है आपकी 10 मीटर आ गई है, ठीक। अगर इसमें बोल देता कि ये रस्सी इस वाली पोल वाली पोजीशन से कितनी दूरी पर है, तो आप cos थीटा लगा देते। अगर ये पूछा जाता, ये कितना आ गया आपका 10, तो आप अब यहाँ पर cos थीटा लगा दीजिए, tan थीटा लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, आपका बेस आना है। जैसे सपोज करो मैं tan थीटा ही लगा देता हूँ, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि ये रस्सी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट से है या पोल के से कितनी दूरी पर बंधी हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो tan 30 की वैल्यू आपको रिमाइंड होगी अगर 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने निकाला है 10 मीटर और बेस आपको निकालना है, तो √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू बेस इक्वल्स टू 10 इंटू √3। तो बेस जो आया वो आया आपका 10√3। इसका मतलब जो रस्सी बंधी हुई है वो इस खंबे से, इस पोल से 10√3 की
मीटर की डिस्टेंस पर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट केस आपका हो गया, सेकंड केस पर हम आगे बढ़ते हैं। A tree breaks due to the storm. Question number 2. A tree breaks due to storm, and broken part bends so that top of the tree touches the ground. And broken part बैंड मुड़ गया है टूटने के बाद, और सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक। मेकिंग एन एंगल of 30 degree, ठीक। The distance of the foot of the tree is 8 meter. The distance of foot of tree to the point where it touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. ठीक। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक पेड़ है, और पेड़ ही बना लेते हैं थोड़ा सा, और ये आंधी की वजह से टूट गया है, यहां से टूट गया, और टूटने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये बैंड हो गया है, और बैंड होने के बाद यहां से पेड़ का ये वाला हिस्सा यहां पर जमीन पर छू गया ऐसे, ठीक। पेड़ थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा, ज्यादा भी नहीं तो कुल मिला के ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक पेड़ है, इसका जो टॉप वाला हिस्सा है जमीन से छू रहा है, पहले टूटा हुआ बोला है, बैंड हुआ है, so that top of the tree touches the ground so that it make an angle of 30 degree. 30 degree का एंगल इसने बनाया है with the ground, making with the ground. The distance from the foot to the tree to touches the point. ये वाली जो डिस्टेंस दी है 8 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी, और बोला है इसकी हाइट बता दो, पेड़ की हाइट। पेड़ की हाइट क्या होगी? एक तो ये परपेंडिकुलर है, इसमें बच्चे की गलती क्या करते हैं, परपेंडिकुलर निकाल के आ जाते हैं, क्योंकि हाइट की बार बार आदत पड़ी गई। परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, यही होता है हाइपोटेन्यूज। लेकिन पेड़ के केस में पेड़ तो एक पूरा था, परपेंडिकुलर भी था, हाइपोटेन्यूज। अगर इस पेड़ को सीधा कर दें तो सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पूछा है। जो हाइट ऑफ द ट्री है इस केस में, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर निकालना है, केस साफ है। अगर डायग्राम साफ नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, एंगल 30 डिग्री 8 मीटर, ये बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा। टेन थीटा लगा लेते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 30 की वैल्यू दी है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस दिया हुआ हमारा 8 मीटर। तो यहां से परपेंडिकुलर आपका कितना आया, 8 को इधर ले जाएंगे, 8/√3 मीटर, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया 8/√3 मीटर, ठीक। दूसरा केस देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, आप चाहे तो कोस थीटा लगा दीजिए, चाहे कोई और केस लगा देते हैं, कोई सा भी लगा दीजिए, साइन थीटा लगा सकते हैं चाहे तो। cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने बोला था साइन cos tan की वैल्यूज याद कर लेना, अदरवाइज फंसे रहेंगे एग्जाम में। cos 30 की वैल्यू कितनी दी है, √3/2
इक्वल्स टू बेस हमारा दिया हुआ है 8 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज √3 इंटू हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, 8 2 जा 16, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 16/√3, यह हाइपोटेन्यूज आ गया। परपेंडिकुलर आया 8/√3 और हाइपोटेन्यूज आया आपका 16/√3, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पेड़ की लंबाई क्या है। अब पेड़ तो बेंड हो गया ना, पहले तो पूरा पेड़ ही था, तो हमारी जो पेड़ की हाइट आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, मतलब जो टोटल हाइट आएगी, हाइट ऑफ ट्री, दैट इज सम ऑफ बोथ परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, मतलब 8/√3 प्लस 16/√3, √3 कॉमन लेंगे और ये क्या बचा 8 + 16, 8 + 16 का मतलब 24, 24/√3, 8 इंटू 3 अपॉन √3। √3 को कभी भी एग्जाम में नीचे ना छोड़े तो अच्छा है। √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम में, तो कितना आया आपका √3, 8√3 मीटर। जो हमारा 3 होता है इसको आप √3 इंटू √3 कह देते हैं, 3 इंटू √3 3। अगर 2 को लिखना है तो आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। जैसे इसी तरीके से हमने यहाँ पर √3 को √3 इंटू √3 कर दिया, एक √3 से √3 गया, तो 8√3 मीटर आपका आंसर आया। तो ये ट्री की हाइट थी आपकी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, A contractor plans to install, क्वेश्चन नंबर 3 है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. 2 slides to play in the to children in the park. जो पार्क में बच्चों का खेलने वाला झूला होता है उसकी बात कर रहे हैं, जिस पे वो स्लाइड करके नीचे की तरफ आते हैं, वैसा कोई केस बोलना चाह रहा है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, तो फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे के लिए, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter. She refers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. सवाल को पूरा पढ़ना है। यहाँ पर 5 ईयर लिखा हुआ है तो 5 मीटर वगैरह कुछ मत कर लेना, कि क्या होता है सवाल लटके बैठे होते हैं, डायरेक्टली 5 लगा करके चल देते हैं कि वहां पर 5 लिखा हुआ था, है ना। एंड इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द ग्राउंड, इट इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू ग्राउंड, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, पहला केस है। Whereas the elder children, she wants to steep slide at a height of 3 meter. For elder children's, she want to have a steep at height 3 meter, inclined at an angle of 60 degree to the ground, inclined at an angle 60 degree to ground. What should be the length of the slide in each case? What should be length of slide
in each case. ठीक है, तो इसमें एक अक्षर आपने नोटिस किया होगा सी जैसा, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि बच्चे इसे पढ़े तो उन्हें लगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो हम आमतौर पे ऑब्जर्व करते हैं कि एक महिला नहीं हो सकती, तो वैसा हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर एक महिला भी हो सकती है जो कि ऐसी चीजें तैयार कर सकती है ना। तो फिलहाल हम देखते हैं कि बच्चों के लिए जो 5 इयर्स ओल्ड से नीचे वाले बच्चे हैं उनकी जो हाइट बोली है, इसकी हाइट बोली है 1.5 मीटर और एंगल बोला है 30 डिग्री। तो स्लाइड्स पूछी गई है, जो स्लाइड है इसकी हाइट कितनी है। स्लाइड मतलब इस पे झूला जो झूलते हैं, इस पे स्लाइड करके आते हैं बच्चे, तो इसकी हाइट कितनी है। हाइट मतलब लंबाई, और ये लंबाई तो ये होती है जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है। क्या हाइपोटेन्यूस जो इसका होता है, उसी पर तो बच्चे झूल के आते हैं जब स्लाइड करके आते हैं, इस पर थोड़ी आते हैं। तो ये हाइट दी हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे sin 30 या cos 30। आप देखिए जब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो sin 30 लगा के देखते हैं। sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू हाइट कितनी दी हुई है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस आ गया आपका 1.5 into 2 मतलब कि 3 मीटर। पहले केस में जो इसकी लंबाई आई है वो आई है 3 मीटर, मतलब ये जो झूलेगी जिसपे बच्चे झूलेंगे उसकी हाइट होने वाली है 3 मीटर। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में भी कुछ ऐसा ही बोला है कि उसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोला है, और बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है बड़े बच्चों के लिए। पहला केस था ये। सेकंड केस में एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू स्टीप ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ये लीजिए 3 मीटर बोल दिया है, और हाइपोटेन्यूस अगेन निकालना है हमें, और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री अगेन cos थीटा लगाएंगे, cos 30 इक्वल्स टू या sin 30 इक्वल्स टू sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि हाइपोटेन्यूस निकालना है। sin 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर एंगल इन्होंने 60 डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो √3 इंटू हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो हाइपोटेन्यूस आ गया आपका 2 इंटू 3 अपॉन √3, तो √3 से 3 आपका कट जाएगा, √3 से 3 आपका कट जाएगा, तो √3 से 3 जब कट गया तो कितना आया √3 मतलब 2√3 मीटर। तो दूसरे केस में जो ये हाइपोटेन्यूस आया है, ये आया है आपका 2 इंटू 3 अपॉन √3, यानी कि 2√3, तो 2√3 मीटर आपका सेकंड केस में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. The angle of elevation of top of the tower from a point on the ground, ठीक, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, कोमा लगा के इस 30 डिग्री बोला है, is 30 डिग्री। find the height of tower, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये वाला एंगल, और जो कि हम जमीन से देखते हैं हमारी आंखें नीचे होती हैं और यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 30 डिग्री किसी एक पॉइंट का फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, टावर बना दिया लोग हमने टावर, और बोला है कि यहां से इस टावर की ऊंचाई से, टावर से जो इसकी दूरी है उस पॉइंट की जहां से हम देख रहे हैं ग्राउंड पर, वो दूर है 30 मीटर। कितना? 30 मीटर की दूरी पर बोला है। और कुल मिला के ये बेस बोल दिया है। और पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर तो ऐसे होगा, ये वाला तो स्लाइड वाला तो केस है नहीं आपका झूले वाला, तो हाइट ऑफ टावर जो होगी वो ये होगी हाइट ऑफ टावर। तो मतलब कि ये पूछा है आपका परपेंडिकुलर। तो अगेन हमने बोला था कि मोस्ट प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो tan थीटा में दी जाएगी। tan थीटा की वैल्यू बताएंगे आप। tan थीटा जो होता है हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ टावर h अपॉन बेस है आपका 30 मीटर। 30 मीटर tan 30 की वैल्यू रखिए 1/√3 और इक्वल्स टू h अपॉन 30। तो 30 को इधर ले जाते हैं तो 30 अपॉन √3 से ये कट जाएगा 30 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 10 into 3 अपॉन √3। तो √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो क्या आया आपका 10√3 मीटर। तो जो इसकी हाइट आई है वो कितनी आई है 10√3 मीटर। ये आपका हो गया केस होपफुली। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Question number 5, that is, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. A string is attached to the kite. Is temporarily tied to a point on the ground. A string attached to the kite temporarily tied to the point on the ground. Temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. The inclination of string to ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming there is no slack in the string. Find length of string. Length of string. No slack in string. No slack in string. मतलब स्ट्रिंग जो है वो थोड़ी सी मुड़ी सी नहीं है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा पतंग उड़ाने के केस में रस्सी ढीली सी हुई रहती है रास्ते में और फिर पतंग उड़ती है हमारी। तो ऐसा नहीं है, रस्सी पूरी तरीके से टाइट है। ये पतंग है आपकी उड़ रही है और यहाँ से एक आदमी ने किसी ने उड़ा करके जमीन से बांध दी है। जमीन पर खूंटा बंधा हुआ है सपोज करो और वहां पर बांध दी है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 60 डिग्री बोल दिया है। काइट की जो ऊंचाई दी है हाइट बोली है 60 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन भी जो बना रही है वो भी टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग टू द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग ये है और ग्राउंड ये है और स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है परपेंडिकुलर बोल दिया है और ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है जो कि आपकी स्ट्रिंग की लंबाई को दिखाएगा। स्ट्रिंग यही तो होगी, ये तो हो ही नहीं सकती सीधा ऊपर के ऊपर उड़ा रहा है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है तो sin थीटा लगाएंगे, मतलब sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 60 की वैल्यू होती है
√3/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बोला है आपका 60 मीटर जो हाइट ऑफ द काइट है, और हाइपोटेन्यूज है आपकी स्ट्रिंग की लंबाई L, स्ट्रिंग की लंबाई L लिख देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन √3 into L इक्वल्स टू 2 into 60 यानी कि 120। √3 को भी इधर ले जाइए, L इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। अगर आपको इसे और तोड़ना है तो 40 दिया 120 अपॉन √3, √3 से 3 काट दीजिए, √3 आया 40 √3 मीटर। ये वो है जो आपकी स्ट्रिंग की लंबाई आई है। लेंथ कितनी आई है आपकी स्ट्रिंग की 40 √3 मीटर। ये केस आपका सोल्व हो गया। हम आगे वाले केस की तरफ चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance, is standing at some distance from a 30 meter tall building, from a 30 meter tall building, from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is increased from 30 to 60 degree. Angle of elevation increase कर रहा है, elevation increase from 30 to 60, from 30 degree to 60 degree, ठीक है। As he walks towards the building, as he walks towards the building, find distance he walked towards the building, distance he walked towards the building। अच्छा सवाल है, देख लेते हैं कि एक बिल्डिंग है आपकी, और एक बिल्डिंग, यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इसकी हाइट है 30 मीटर बिल्डिंग की, और बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक लड़का है, उसकी हाइट भी दे दी है ना, इसकी हाइट दे दी है 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली इसकी आंख जो होगी वो लगभग सिर के इस हिस्से के आसपास होगी, तो हम इसकी आंख के ऊपर वाला हिस्सा इसे नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, और यहाँ तक की हाइट भी 1.5 मीटर तक मान के चलेंगे कि यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 1.5। तो 30 में से 1.5 गया तो ये वाली दूरी कितनी जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर यानी कि 28.5 मीटर। मतलब 30 में से 1.5 गया तो कितना बचा 28.5 मीटर। फिलहाल जो इस टावर की हाइट है मेरे लिए, क्योंकि मैं या आप जो भी यहाँ पर खड़ा है तो उसकी हाइट कितनी होगी 28.5। फिलहाल ये एंगल जो दिखा रहा है इस टावर का वो बोल रहा है कि 30 डिग्री है। जैसे ही ये आगे की तरफ चलेगा, जैसे ही ये आगे की तरफ चलेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद इसका जो एंगल हो जाएगा, सीधी सी बात है एंगल उठ गया, और एंगल उठने के बाद कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये कुछ चला यहाँ से यहाँ तक, सपोज करो a दूरी चला, और ठीक यहाँ से यहाँ तक ये a दूरी चला, टोटल डिस्टेंस ये वाली x मान लीजिए, या फिर पहली वाली x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्लियर हुआ आपको ये 28.5 मीटर कैसे आया, क्योंकि इस बच्चे की हाइट है 1.5 मीटर और 30 मीटर, 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर। अब एंगल सच्चाई ये है कि जितनी दूरी ये है a, तो उतनी ही दूरी इसकी आंख ने भी ट्रैवल की होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x हो जाएगी। ओके, तो हम केस लेके चलते हैं, एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का। तो tan 60 की वैल्यू निकाल लीजिए। tan 60 जब ये इसके पास में आ चुका है तो क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल्स टू
tan थीटा लगेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद रखेंगे। तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका 28.5 अपॉन बेस कितना है आपका, बेस हमने लिया है x। तो tan 60 की वैल्यू रखते हैं √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x। तो x आ गया आपका 28.5 अपॉन √3, पहला केस। फिलहाल इसे ही रोकते हैं। हमें निकालना है a की वो कितनी दूरी चला, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितनी दूरी चला। तो 10-30 भी लगाएंगे, यहाँ पे साथ में ही लगाएंगे, ऐसे ही लाइन खींच के दोबारा दूसरी जगह लगा देते हैं। 10-30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28.5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ से जो हम देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का बेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बेस मतलब a प्लस एक्स, a प्लस एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, a प्लस एक्स या x प्लस a, तो a प्लस एक्स। तो 10-30 आपका कितना आया था 1/√3, आपको याद होना चाहिए 28.5 अपॉन a प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5√3। ठीक, x की वैल्यू हमने निकाली है 28.5 अपॉन √3, तो a प्लस एक्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5√3। प्लस का है इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, a इक्वल्स टू 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम आया है 1 और √3 का √3, तो 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कहाँ, यहाँ पर 28.5√3 इंटू √3 माइनस √3 से √3 गया तो क्या बचा 28.5। एक्चुअली ये √3 इंटू √3 कितना आया है आपका 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक, 3 28.5 और 1 28.5, तो कितना बचा, या तो आप इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो और इससे फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ये 3 इंटू एक्स है, ये 1 इंटू एक्स है, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 28.5 अपॉन √3। सॉल्व करेंगे इसे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जगह है क्या, नहीं है, ऊपर वाली इस पोजीशन को खाली कर देते हैं। कौन सी वाली, इस पोजीशन को खाली कर देते हैं हम, और देखते हैं कि कितना आ रहा है 2 इंटू 28.5√3 अपॉन √3 इंटू √3 3। हमने 3 इसलिए बनाया क्योंकि 3 से इसमें डिवाइड हो सकता है, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 9 27 और 1 3 पंजे 15, 9.5 आया। तो 2 इंटू 9.5, 2 पंजे 10 की 0 लगाए, दोनों में 18 और 1 19.0 √3 मतलब 19√3 आपका ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 8 कितना आया आपका, जो a आया है वो आया 19√3। अगर आप इसे यहां पर भी सोल्व करेंगे, इस जगह पर भी 3 इंटू दिस माइनस दिस अपॉन √3, तो भी आपका 19√3 ही आएगा। अगर उसने लास्ट में ये पूछ लिया होता कि जब वो 60 डिग्री के एंगल पर देख रहा है तो वो इस टावर से या इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, तो वो आप x भी पूछ सकता है आपसे। तो इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे, x की वैल्यू जो कि हमने निकाल ली है, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 28.5√3, तो ये आपका केस हो गया। फिलहाल आपका आंसर ये है, ये वो है कि जब वो 60 डिग्री के एंगल पर खड़ा है तो कितनी दूरी पर खड़ा है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower, the angle of elevation of top and bottom of transmission tower, the angle of elevation
ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम का मतलब निचला हिस्सा एंड टॉप मतलब ऊपर वाला हिस्सा, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर from a foot of building tower fixed at top of 20 meter height building, fixed at 20 meter height building, high building is 45 degree and 60 degree, 45 degree and 60 degree। तो पूछा क्या है, respectively find the height of tower, find height of tower। डायग्राम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है पहले, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है ना, और बोला है कि हम इसके जमीन वाले हिस्से से कहीं से देख रहे हैं इस टावर के बॉटम पॉइंट को और इस टावर के टॉप पॉइंट को। तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, और बड़ा वाला जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ये बोला है। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी है 20 मीटर, फिक्स एट 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, और उसके ऊपर एक टावर लगा दिया है, और उस टावर की हाइट पूछी है। इस टावर की हाइट मान लेते हैं h, और ये वाली दूरी मान लेते हैं इस बिल्डिंग से x, ठीक। तो पहले दोनों केस लेके चलते हैं। तो tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 लेके चलेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 याद रखेंगे, छोटा वाला एंगल है तो छोटी दूरी तक जाएगा, छोटी दूरी क्या है, बिल्डिंग की हाइट। tan 45 इक्वल्स टू ये वाला परपेंडिकुलर कितना है 20 अपॉन x। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये जो 20 मीटर आया है ये वो दूरी है जहां पर कोई इस चीज को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर कहां पर होना चाहिए, ऑब्जर्वर होगा 20 मीटर की डिस्टेंस पर। तो दूसरा केस लगाते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री ये वाला एंगल है, और ये पूरी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, इस वाली को भी, दूरी को भी, इस वाली हाइट को भी। तो बिल्डिंग की हाइट और टावर की हाइट मतलब 20 प्लस h। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो गया वो कितना होगा 20 प्लस h, यहां से यहां तक की दूरी हो गई, अपॉन बेस कितना है, बेस है अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू रख देते हैं √3 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन x, x की वैल्यू दी हुई है आपकी 20, तो इसे 20 रख देते हैं, इधर भेज देते हैं 20 इंटू √3, 20 √3 प्लस इक्वल्स टू 20 प्लस h, 20 को इधर भेज दीजिए, h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे, 20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 20 कॉमन आया, √3 माइनस 1, ये आपकी आ गई h, इतने मीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ गई। देखेंगे समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, that is a statue 1.6 meter tall, a statue of 1.6 meter tall stand on the top of pedestal, stand on top of pedestal from a point on the ground, from a point on the ground। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन
of top of statue is 60 degree from the same point angle of elevation of top of pedestal from the same point angle of elevation of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. Find the height of pedestal. अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था आई थिंक उसी के जैसा ही है ये वाला भी, कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का मतलब जिसपे कुछ खड़ा हो सकता हो या फिर एक किसी भी चीज को खड़ी करने की जगह, और उसके ऊपर एक स्टैचू है, ठीक, तो एक स्टैचू खड़ा हुआ है और ये पेडेस्टल के पास में है और इसकी यहां से किसी एक पॉइंट से इस की जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है, इसकी जो हाइट दी है वो दी है स्टैचू की 1.6 मीटर, और इस पेडेस्टल की हाइट पूछी है। क्वेश्चन ये है, तो टॉप का जो एंगल दिया हुआ है एक 60 डिग्री बोला है, और यहां से जब हम इस पेडेस्टल के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखते हैं तो ये वाला जो एंगल, छोटा वाला एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 डिग्री। ये केस है आपका, ठीक। तो केस तो इजी सा ही लग रहा है वैसे, पिछले वाले केस की तरह ही है, देख लेते हैं हम। तो tan थीटा ही लगेगा क्योंकि अभी भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है हमने। अगेन लगा लेते हैं हम tan 45 डिग्री, या tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू ये छोटे वाले एंगल के लिए छोटी वाली परपेंडिकुलर h अपॉन x, पेडेस्टल की हाइट हमने h मानी है अपॉन x, tan 45 की वैल्यू आ गई 1 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी h के इक्वल। ये वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये भी h के इक्वल आ गया। दूसरा केस यहां पर लिख देते हैं, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर tan 60 के लिए कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये है आपका h प्लस 1.6 मीटर, यानी कि h प्लस 1.6 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आया है x, और इसको आप लिख सकते हैं h प्लस 1.6 अपॉन x की वैल्यू हमने यहां से निकाली है, h के इक्वल ही आएगी, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6, h को इधर लेके जाते हैं √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, h कॉमन आया √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो h की वैल्यू आई है आपकी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपकी वैसे आइडियली आ गई है h की हाइट, लेकिन हम क्या जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू होती है उन्हें कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो इस केस के लिए इसमें ऊपर नीचे इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन आता हो अगर आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो कि अगर नीचे कोई रूट वाली टर्म आई है जैसे a माइनस बी जैसी, तो इसके अपोजिट साइन की और सेम नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। जो नीचे लिखा हुआ है अगर वो रूट में है, अगर आपको रूट में नहीं भी है तो भी अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है तो उसके सेम नंबर लेकर के, सेम क्वांटिटी लेकर के a और b, लेकिन साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने को रैशनलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये फॉर्मूला बना नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला नीचे लग जाता है। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आगे हम कहीं और लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर आएगा √3 इंटू √3 3, तो 3 माइनस 1 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 से 16 को काट दीजिए, 2 8 जो 16 मतलब 0.8 √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आया इतना मीटर। ये आपकी इसकी हाइट आई है, हाइट। और अगर वो पूछा जाए 0.8 √3 प्लस 1, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कितनी दूरी पर है, तो उसकी हाइट है x और x की वैल्यू किसके इक्वल है h, तो x की वैल्यू भी आपकी 0.8 √3 प्लस 1 ही आ जाएगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इंक डालने वाली कहां गई? इंक एक सेकंड रुक जाओ बेटा। मुझे लग रहा है कि इंक थोड़ी स्लो हो गई, तो इंक डाल लेते हैं फिर देखते हैं। तो सवाल होपफुली आपको समझ में आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत करिए। एक बार बेसिक जो tan थीटा, tan 30, tan 45, tan 60 इन सब के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केस जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग from a foot of the tower, from the foot of the tower, from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. Angle of elevation of the top of tower, of the top of tower from foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, if tower is 50 meter high, या HEIGST हाइट बोल रखी है, हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाई, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो सीधी सी बात है, आमतौर पे जो टावर होता है वो बिल्डिंग से बड़ा होता है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है मुकेश अंबानी की तो है नहीं कि टावर से बड़ी हो जाएगी। सीधी सी बात है, टावर हमेशा अधिकतर बड़ा होता है, बिल्डिंग आमतौर पे इतनी बड़ी होती नहीं है, होती है मतलब उतनी बड़ी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं होती है। ठीक, ये टावर है, टावर ऐसी होगा ना, आई थिंक ऐसे कुछ, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई, और बोला है कि इसके बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, इसके बॉटम से इसके टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। यही केस बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बोला है टावर 50 मीटर का है, टावर 50 मीटर का है, तो ये वाली इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं x। ठीक, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब ये पूछी है, तो हमारा आगे tan थीटा ही लगेगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ही है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज का कोई केस आया नहीं है, इसलिए हम sin थीटा और cos थीटा से बचे हुए हैं। तो tan ये वाली दी हुई है, तो ये वाला एंगल लेंगे तो tan 60 इक्वल्स टू दिस, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, tan 60 के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा कितना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितनी है 50 मीटर अपॉन बेस, बेस है आपका x, तो tan 60 की वैल्यू आई है √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x, तो x है 50 अपॉन √3। ये आंसर है उस सवाल का कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। जो एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करके दे दिया जाता है अनयूजुअली,
कि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है, वो है 50/√3। इसको आगे सोल्व कर लोगे अगर आप रैशनलाइजेशन करके, तो 50√3 ऊपर √3 नीचे √3, तो 50√3/3 ये सही आंसर है, क्योंकि रूट को कभी भी नीचे मत छोड़ना एग्जाम में अगर आपको ठीक करना है तो। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या और निकालना है, हाइट निकालनी है। तो दूसरा एंगल का इस्तेमाल करते हैं, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h/बेस। बेस कितना है x, हाइट ऑफ बिल्डिंग। tan 30 की वैल्यू है √3 इक्वल्स टू h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू कितना आ गया, x/√3। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 50/√3। x की वैल्यू है आपकी 50√3, यहां रख दीजिए 50√3। यहां पर x की वैल्यू कितनी है 50/√3, तो 50/√3 इंटू √3। h की वैल्यू कितनी आई है 50/√3 इंटू √3 3, 50/3 मीटर ये आपकी h आई है 50/3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे अगर आगे सोल्व करना हो तो आप भाग दे सकते हैं आसानी से, 50 में 3 से डिवाइड करना आता होगा होपफुली। तो देख लेते हैं 3 से 50 में भाग दे करके, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 2 20। अगर 50/√3 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, 16 यहां आएगा, राइट वाला जो ऊपर होता है नीचे आता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आता है, और लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट में। तो 3 16 और 2, 16 सही 2/3, तो ये आपका इतने मीटर आंसर आया है। हालांकि ये भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Two poles of equal height are standing opposite each other. Two poles of equal height. Two poles of equal heights are standing opposite to each other. Are standing opposite to each other. On either side of road. On either side मतलब किसी भी रास्ते के दो हिस्सों पर, either या either side of road, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, either side या either side of road, ये वो लोहे वाली रोड बन गई, ROAD रोड, which is 80 meter wide, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, from a point between them on the road, angle of elevation of the top of the pole, angle of elevation of top of the pole, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree, are 60 degree and 30 degree, are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and distance from the point. Find height of pole and distance from the point. चलिए, दो खंबे हैं जिनकी इक्वल हाइट बोली है, सबसे ज्यादा जरूरी है इक्वल हाइट देखनी, और इन दोनों के बीच की दूरी है, एक पोल ये रहा आपका और दूसरा पोल ये रहा आपका, ठीक। चलिए, ये आपकी सेम हाइट पर है,
हाइट दोनों की सेम है। इसकी हाइट मान लेते हैं h और इसकी भी हाइट आपकी हो जाएगी h। ठीक, बीच में कोई पॉइंट है, इससे एक का एंगल काफी ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा छोटी छोटी हाइट से बनाते हैं, थोड़ा या दूरी पे बना लेते हैं, दोबारा बनाते हैं, कोई नहीं, डायग्राम मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, बीच में कोई पॉइंट है, दोनों की हाइट सेम बोली है, तो h और h, और एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट, बीच वाला पॉइंट नहीं बोला कि जबरदस्ती बीच में लेकर चले जाओ, ये भी 40 ये भी 40, ऐसा मत कर देना कि ये टोटल में से मान लेते हैं इसके पास है x, ये टोटल दूरी बोली है इन दोनों के बीच की 80 मीटर, विच इज 80 मीटर वाइड, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब रोड 80 मीटर चौड़ा है और दोनों कोनों पर, दोनों तरफ आपके खंबे खड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच की दूरी 80 हो गई। ये दूरी अगर किसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से ऑब्जर्वर खड़ा होकर के देख रहा है या जिस जगह से हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो x मान लेते हैं, दूसरा वाला हो जाएगा, ये अगर 10 हुआ तो ये कितना होगा, 10 80 माइनस 10 70, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, इसका सिर्फ एंगल बताने के लिए है, इन्होंने बोला नहीं है कि ये तार है या कुछ है या स्लाइडर है या कुछ और भी है जिसे हमें निकालना है। तो tan थीटा लगाते हैं, तो tan 30 इक्वल्स टू, या tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इक्वल्स टू कितना आएगा, हाइट अपॉन बेस, h अपॉन 80 माइनस x, पहला केस। यहाँ पर tan 60 भी लगाते हैं, tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो ये कितना आ गया आपका h इक्वल्स टू √3x, h की वैल्यू कितनी आई है √3x। यहां पर रख देते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी आई है 1/√3, h की वैल्यू कितनी है, यहां से निकाल करके हमने यहां पर रख दिए पहली इक्वेशन में √3x अपॉन 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर, मतलब ये जाएगा 1 के पास और ये जाएगा इधर वाले के पास, तो 80 माइनस x इक्वल्स टू √3x इंटू √3, मतलब कि 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, तो x को इधर ले जाइए, 3x प्लस x इक्वल्स टू 80, ये 3x प्लस x कितना आया 4x इक्वल्स टू 80। आगे बढ़ते हैं, 4x इक्वल्स टू 80, तो x कितना आया 80 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 20 मीटर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पर है। दूसरी जगह से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। तो जो एक खंबा है उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर की दूरी पर है, दूसरी तरफ से कितनी दूरी पर है 20, तो एक x आया है आपका 20 मीटर, तो दूसरी दूरी कितनी आ जाएगी 80 माइनस x, और सेकंड डिस्टेंस आई आपकी 60 मीटर। हाइट कितनी है फॉल की हमने अभी निकाली थी, हाइट है आपकी √3 इंटू x, तो x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर इंटू 20, तो 20 √3 आपका आंसर आ गया। तो ये हाइट ऑफ द पोल है 20 √3 और दूरी है आपकी 60 और 20। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। Question number 11. A TV tower stands vertically on the bank of a canal. A TV tower is standing on the bank of canal. Canal क्या होती है? कैनाल उसे बोलते हैं जो पानी सप्लाई करती है, आई थिंक जो खेतों के लिए बनाई गई है ना। तो टीवी टावर बना है उसके साइड में, तो पूछा क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ बैंक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक साइड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक,
बैंक का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक का मतलब किनारे को कहते हैं, नदी का किनारा या कैनाल का किनारा, या जो बम्बा बोलते हैं हिंदी में, बम्बा, बम्बे का किनारा। डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. The angle of elevation of top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point, from another point 20 meter away from this point, line joining this point, line joining this point, line joining this point, 2 foot of tower, 2 foot of tower, the angle of elevation of top of tower, the angle of elevation of foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower and width of canal. And width of canal. ठीक, तो एक कैनाल है, कैनाल मतलब कि ऐसे कोई बम्बा जा रहा है यहाँ पर जिसमें पानी निकल के बहने वाला है, और यहाँ पर इन्होंने इसके किनारे पर एक टावर खड़ा कर दिया है, ऐसे लो टावर खड़ा कर दिया है, और बोला है कि इस बम्बे के या इस कैनाल के दूसरी तरफ से इसी टावर की जो कि अपोजिट साइड में है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोल दिया। कितना? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बोल दिया है, और बोला है कि इसी लाइन जॉइनिंग में कि एक पॉइंट है जो कि इससे 20 मीटर की दूरी पर है, तो लो 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट बना दिया इन्होंने। हालांकि डायग्राम भी दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा डायग्राम सुंदर सा बनाया हुआ है। तो बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये बीच में नदी जा रही है, नदी मान लीजिए, अगर कैनाल समझ में नहीं आता, ये क्या है, नदी टाइप से जा रही है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हाइट है टावर की, पूछी है जो हमसे, और ये वाली दूरी पूछी है। ये वाली दूरी का मतलब ये मान लेते हैं इससे x की, ये जो कैनाल है, नदी है, ये 20 मीटर हाइट की है। तो एक 30 डिग्री के लिए लगाएंगे, एक tan 60 के लिए लगाएंगे, तो एक लगा देते हैं। tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 इक्वल्स टू हाइट, हाइट ये हो गई आपकी, और बेस कितना हो जाएगा h। x क्या है आपकी, विड्थ ऑफ कैनाल। x जो है वो है विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब कि जो बम्बा है, नदी है, उसकी दूरी। कैनाल को कैनाल ही बोलते हैं वैसे, पानी के लिए सप्लाई की जाती है, पक्की सड़क की तरह होती है बीच में से, इसे बस पक्का कर दिया जाता है और खेतों में पानी सप्लाई कराया जाता है। तो ना h दी है ना x दिया है, फिर भी वैल्यू रख लेते हैं हमें, क्योंकि निकालने तो दोनों ही है, हाइट ऑफ टावर और कैनाल भी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की वैल्यू आ गई आपकी √3x। पहला केस। दूसरा केस यहां पर लगा देते हैं, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर tan 30 के लिए कितना हो जाएगा, h अपॉन बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये वाली दूरी यहां से यहां तक की टावर की दूरी। तो टावर की दूरी कितनी होगी, 20 प्लस x। 20 तो दूर है ये इसी पॉइंट से, और x दूरी पर ये है, तो 20 प्लस x।
tan 30 की वैल्यू रखिए 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 20 प्लस x। वैल्यू और रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू √3 इंटू h। h की वैल्यू यहां से रख देते हैं √3x, यहां पर √3 इंटू √3x, तो √3 इंटू √3 कितना आया आपका 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। 20 प्लस x इक्वल्स टू 3x, x को इधर लेके जाइए, 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, यानी कि 2x इक्वल्स टू 20, और x की वैल्यू आई है आपकी 20 अपॉन 2, 2 10 या 20 10, तो x आया आपका 10 मीटर। तो जो कैनाल है इसकी विड्थ पहले आ गई हमारी 10 मीटर की, तो कैनाल की विड्थ है ये आपकी 10 मीटर। कैनाल की विड्थ है आपकी 10 मीटर। अगर आपसे पूछा और क्या गया है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज h, और h की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, h की वैल्यू है कितनी √3 इंटू x, मतलब 10, मतलब कि 10√3 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ द टावर आई, हाइट ऑफ टावर। चलिए क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, फ्रॉम ऑफ टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of elevation of top of the cable tower, the angle of elevation of top of cable tower, cable tower is 60 degree, and angle of depression, angle of depression of its foot is 45 degree, of its foot is 45 degree. Determine the height of tower, determine height of tower। सीधी सी बात है, हमने पहले भी कहा था कि टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊंचा दिखाना है। तो मान लेते हैं कि ये टावर है बहुत ऊंचा सा, और यहां पर एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची, ये टावर है। और इस बिल्डिंग पे जो ऑब्जर्वर है यहां पर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, इसके ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो बोला जा रहा है कि सीधी सी बात है कि ये जो दूरी होगी, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी है x, तो सीधी सी बात है क्योंकि ये हाइट एंड टेढ़ी तो आमतौर पर बिल्डिंग की इतनी आसानी से यहाँ बनती नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी अगर हाइट बिल्कुल सीधी है तो ये वाली दूरी भी आपकी x ही हो जाएगी, क्योंकि ये x तो ये x x x x इतनी x ही x जाती जाएगी। अभी जो केबल टावर है, केबल टावर को फिलहाल हम एक फिक्स पॉइंट लाइन से दिखा देते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके मन में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज, बोला है इस केबल टावर के टॉप का 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप, बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप से मतलब ऑब्जर्वर कहां पर है, टॉप पर है, टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री केबल टावर की, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, सॉरी बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ठीक। अब ये 7 मीटर है, तो इसके सामने वाली ये पोजीशन भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर, क्योंकि सेम ही तो है, ये x तो ये वाला भी x। चलिए सोल्व करते हैं। ये इसकी रिमेनिंग हाइट जो है इस टावर की हम h मान लेते हैं, रिमेनिंग हाइट। तो टोटल हाइट वैसे टावर की कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी आपकी h + 7, ये टोटल हाइट है टावर की, टोटल हाइट ऑफ टावर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू लगाएंगे
पहले tan 60 लगाइए। tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, tan 60 यहां पर आया है tan 60, और tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, ये वाला एक ही है h अपॉन x लगाएंगे हम। ठीक, इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना h ना x, तो tan 60 की वैल्यू लिख दीजिए √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो x आ गया आपका √3x। दूसरा केस देख लेते हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, हालांकि tan 45 देखो ये अपॉन ये, या फिर हमारा एक दूसरा फॉर्मूला भी चलता है, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम ही केस लग जाएगा। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये वाला 7 मीटर अपॉन बेस ये है x। क्लियर है, 7 मीटर अपॉन x। आप एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी लगा सकते हैं, tan 45 इक्वल्स टू ये अपॉन ये। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू 7 अपॉन x से tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई 7 मीटर। मतलब जो ये x आया है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर, बिल्डिंग एंड टावर। और h की वैल्यू आई है आपकी √3 इंटू 7, मतलब 7√3, ये आपकी आई है h की वैल्यू। h क्या माना था हमने, h माना था बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा, इसकी वैल्यू आई है आपकी 7√3 मीटर यहां से यहां तक। लेकिन टोटल हाइट हमने कितनी बताई है, h प्लस 7। तो टोटल हाइट लिख देते हैं यहां पर, टोटल हाइट आई है h प्लस 7, मतलब h की वैल्यू आई है आपकी 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन आया, √3 प्लस 1 मीटर, ये आपकी हाइट ऑफ द टावर आई है। क्लियर है, गुड, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from a top of 75 meter height lighthouse, as observed from a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the others, if one ship is exactly behind the other ship, on the same side of lighthouse, ठीक, find the distance between two ships, चलिए देखेंगे, सवालों को ऑब्जर्व कीजिए, करने की कोशिश करते हैं ना। कि एक लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट जलती रहती है, यहाँ से ऑब्जर्वर बैठा है, और ये समुद्र का किनारा है। समुद्र के किनारे पर दो जहाज जा रहे हैं, नाव बन गई, जहाज तो बनेगा नहीं, टूटी है।
बन भी जाएगा, मतलब थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दूरी पर है। कैसे? एक इनमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, एक दो जहाज है, ऐसा कोई केस है। और बोला है कि दोनों समुद्र के किनारे पर एक पर्टिकुलर सी लेवल पर है, ठीक। तो इसने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, कि एक का 30 डिग्री आ रहा है और एक का 45 डिग्री, एक का 30 डिग्री एक का 45 डिग्री। सीधी सी बात है, जो पास वाला है उसके लिए ज्यादा गर्दन झुकानी पड़ेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, जो दूर है उसके लिए कम गर्दन झुकानी पड़ेगी, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री। ठीक। हाइट ऑफ लाइट हाउस h मान लेते हैं, तो दोनों के केस में यहां से जो ऑब्जर्व करेंगे हाइट वो भी h हो जाएगी, और ये वाली जो हाइट ऑब्जर्व करेंगे ये वाली, ये भी h हो जाएगी। ठीक। इन दोनों की दूरी मान लेते हैं, सपोज करो इन दोनों के बीच की दूरी है a, और यहां से यहां तक पहली वाली जो हाइट है इसके बीच की जो दूरी है पहले वाले शिप की टावर से वो है x, और बोला है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए 75 मीटर हाइट बिल्डिंग, और इस टावर की हाइट दी हुई है 75 मीटर। ठीक। क्वेश्चन कुछ ऑब्जर्वेशन में आ रहा होगा आपको। तो यहां से यहां तक, हालांकि हम एक वो वाला केस भी लेके चल सकते हैं इसमें, कि क्या बोलते हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि ये वाला 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऐसा केस भी लेके आप चल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 डिग्री के केस में ये वाला लिया जा रहा है 45 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली ऑब्जर्वेशन ये नहीं लेना, इसके सामने वाला ये लेना है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, क्योंकि हालांकि सेम ही है 45 75, ये भी 75, ये वाली दूरी भी 75। ठीक। तो tan 45 कितना हो गया 75, ये x है तो इसके ऊपर वाला ये भी x ही हो गया, है ना, ये a है तो ये वाला भी a ही हो गया। तो tan 45 लगाते हैं h अपॉन x, h अपॉन x, h मतलब क्या, ये 75 और ये वाला भी 75 अपॉन x इक्वल्स टू tan 45, और tan 45 की वैल्यू दी हुई है 1, 75 अपॉन x, तो x हो गया आपका 75 मीटर, मतलब कि जो पहला वाला जहाज है वो इस टावर से 75 मीटर की दूरी पर है। दूसरा केस लगाते हैं, ये वाली जो दूरी हुई है वो हुई है आपकी x प्लस a, तो tan 30 इक्वल्स टू, ये वाली दूरी कितनी हुई है x प्लस a, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका अगेन 75 अपॉन x प्लस a, तो tan 30 की वैल्यू रखिए 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 इधर जाएगा, x प्लस a इक्वल्स टू 75√3, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 75 प्लस a इक्वल्स टू 75√3, तो 75 को उधर भेज दीजिए, 75√3 माइनस 75 कॉमन आया, √3 माइनस 1, ये आपका a आ गया। a का मतलब इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with a wind of horizontal line, spot a balloon moving with a wind in the horizontal line,
horizontal line. At a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon. The angle of elevation of balloon from the eye of girl, from the eyes of girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. After some time angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. Find the distance traveled by balloon in this interval. चलिए, तो कोई एक बलून है, गुब्बारा, यहां पर एक ऑब्जर्वर है जमीन पर जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। इसकी जो बलून की हाइट बोली है वो बोली है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और 1.2 मीटर हाइट तो आपके ऑब्जर्वर की ही हो गई है ना। और देखेगा वो अपनी आंखों से, जो गर्ल है वो देखेगी कहां से, अपनी आंखों से। अब बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। कुछ समय बाद ये विंड जो है वो हॉरिजॉन्टली ही चल रही है, मतलब ऊपर नीचे नहीं ली जा सकती इस गुब्बारे को। ऐसी हमने कंडीशन कुछ लगा दी है कि हवा इसको सीधा ही लेके जाएगी। वैसे आइडियली देखा जाए तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सीधा ही लेके चला जाए, हो जाए तो अच्छी बात है। तो एंगल बोला है कि ये वाला है कितना, 30 डिग्री हो जाता है जब ये थोड़ी देर बाद, सीधी सी बात, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करेगा जब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। कुल मिला के हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 88.2 मीटर, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वर है उसकी भी अपनी कुछ हाइट है 1.2 मीटर। तो इस बलून की एक्चुअल हाइट जो देखी जाएगी, हमारी आंखों से देखी जाने वाली है, और आंखों से देखी जाने वाली हाइट जो आएगी वो हाइट फ्रॉम आई, या जो हमारे लिए एक्चुअल हाइट होने वाली है वो होगी 88.2 माइनस 1.2, मतलब कि 88, 2 में से 2 गया 0, 88 में से बन गया 7, 87 मीटर। तो फिलहाल जो बलून की हाइट हम लेंगे 88.2 मत लेके चलना, 88.2 तो पूरी दी हुई है 87 मीटर यहां से यहां तक, और 87 मीटर मतलब कि यहां से यहां तक। मान लेते हैं कि इस दूरी में उसने x डिस्टेंस ट्रैवल करा, बलून यहां से यहां तक कितना ट्रैवल किया, x, तो ये वाली दूरी भी आपकी x हो जाएगी। और ऑब्जर्वर a डिस्टेंस पर खड़ा है पहले वाली पोजीशन के, पहली वाली जब उसने मतलब एंगल इसको देखा होगा 60 डिग्री पर, फिर उसने देखा कि बलून आगे चला गया, फिर उसने देखा कि एंगल ऐसे हो गया कि 30 डिग्री आ गया, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ है ना। तो अब इस केस को हम आगे बढ़ते हैं, tan थीटा ही लगाना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, इसकी हाइट पहले वाले एंगल के केस में देखो, जो पहला वाला ट्रायंगल है ये वाला, पहला वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल है 60 डिग्री, हाइट है 87 और बेस है दोनों आपका a, तो 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना माना है हमने, a। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a √3 इक्वल्स टू 87, तो a की वैल्यू आई है 87 अपॉन √3। ये फर्स्ट केस हो गया आपका, a की वैल्यू कितनी आई है 87 अपॉन √3। ये फर्स्ट केस मतलब कि जहां पहले वो ऑब्जर्वर को देख रहा था उसकी दूरी है
अब वो चला कितना है, x चला है। x चलने के केस में अब हम tan 60 इसके पैरेलल यहीं पे लगा के चलते हैं। tan दूसरा वाला tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 देखो जरा कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। तो हाइट कितनी है अगेन 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो गया है, बेस ये हो गया इतना बड़ा बेस क्या है ये a प्लस एक्स। इतना बड़ा बेस क्या है ये आपका a प्लस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू लगाएंगे 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन a प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर a प्लस एक्स इक्वल्स टू 87√3। आगे और सोल्व कर लेते हैं। a की जो यहां पर वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में रख देते हैं 87 अपॉन √3। दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, इधर कर लेते हैं। हाइट ऑफ टावर की तो जरूरत नहीं है, 87 ये तो हमें पता चल गया। a प्लस एक्स इक्वल्स टू 87√3। तो a की वैल्यू आई है आपकी 87 अपॉन √3 प्लस x इक्वल्स टू 87√3। तो 87√3 को ले जाइए, 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम आया आपका √3, 1 से √3 गया √3, 87 इंटू √3 माइनस 87। एलसीएम लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तब क्या करें, 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। चाहो तो आप 87 कॉमन ले सकते हो और √3 माइनस 1 अपॉन √3 इसको सोल्व कर लेना। अगर इसको सोल्व कर सकते हैं तो फिर तो ये हो ही जाएगा। 87 यहां से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो फिर आपका 87 और √3 लिखा तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 यानी कि 87 इंटू 2 अपॉन √3 ये बचेगा। ठीक, इधर देख लेते हैं 87 इंटू 3, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। 87 इंटू √3 3 माइनस 87 अपॉन √3। तो 87 इंटू 3 87 इंटू 1 तो 87 इंटू 3 में से गया 2 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि √3 को कभी भी नीचे नहीं छोड़ना। रूट वाली टर्म को एग्जाम में नीचे नहीं छोड़ जाना, 3 बार बता चुका हूं मैं, इस बात को याद रखना। तो 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 3 से कट जाएगा, 3 2 6 2 3 9 27। 29 इंटू 2 29 इंटू 2 इंटू √3 मतलब कि 29 इंटू 2 कितना आया, 30 2 60 2 9 58 58√3। ये क्या आया आपका x 58√3। तो 58√3 वो दूरी है जो इस हवा ने ट्रेवल करी है, हवा की वजह से इस गुब्बारे ने ट्रेवल करी है। वो क्या आई आपकी 58√3। चलिए अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। बहुत ट्रेवल कर लिया। अगर ये सवाल टफ करना होता तो वो टाइम भी पूछ सकता था। अगर टफ करना होता तो एग्जामिनर टाइम भी पूछ सकता था कि कितने टाइम इंटरवल में उसने वहां तक ट्रेवल किया। तो उस केस में वो हवा की स्पीड भी दे देता, है ना। सपोज करो उसने दूरी कितनी ट्रेवल की 87√3 मीटर, और उसने अगर स्पीड दे दी होती, उसकी स्पीड हवा की सपोज करो कितनी है 300 मीटर पर सेकंड है या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उस केस में हमारा केस ये टफ हो जाता, या बोल देता कि हवा की स्पीड 87 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम भी आ जाता है। स्पीड की वैल्यू सपोज करो 87 है और डिस्टेंस की वैल्यू 87√3 अपॉन टाइम। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो टाइम 87 इनटू टाइम इक्वल्स टू 87√3। तो 87 से 87 कट जाएगा तो टाइम कितना आ जाएगा √3 सेकंड्स। तो वो टाइम भी पूछ सकता है अगर उसे टफ करना है तो, वैसे पूछेगा नहीं। ये सिर्फ ऐसे ही मन किया थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करने का तो कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। A straight highway leads to the foot of tower. A straight highway
HIG highway leads to the foot of tower, leads to the foot of tower from a man standing at the top of tower. A man standing at the top of tower, at the top of tower. Observed a car, observed a car at an angle of depression, at an angle of depression 30 degree, which is approaching to the foot of tower, which is approaching to foot of tower with uniform speed, with uniform speed. एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड, ये अभी जो बनाया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड, ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन टू ऑफ कार, फाइंड टाइम टेकन ऑफ कार टू reach the foot of tower, foot of tower from this point, from this point. ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही केस हो गया है, जैसा ये भी हमने बनाने की कोशिश करी कि टाइम कितना ट्रैवल करने में लगेगा उसे, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो. चलिए देख लेते हैं. एक टावर है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो देख रहा है. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना एक कार का जो कि जमीन पर आ रही है ना. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो बना आपका 30 डिग्री पहले. फिर ये आगे बढ़ी कार, और आगे बढ़ने के बाद कार आगे बढ़ गई और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो बना 60 डिग्री. बस इतना दिया हुआ है. ठीक. स्ट्रेट हाईवे मतलब कि एक हाईवे है जो कि टावर के बिल्कुल सीधे में जा रहा है, मतलब टावर बीच में खड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है. which is approaching to the foot of with a uniform speed. इसकी जो स्पीड बोल रहा है वो कितनी है? यूनिफॉर्म u, यानी कि इसके आगे भी वो u स्पीड से ही चलेगा, मतलब जितनी स्पीड से यहाँ पर आ रहा होगा उसके आगे भी वो उसी स्पीड से चल रहा होगा. मान लेते हैं u स्पीड से वो चल रहा था, u मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लेते हैं u मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई हमारी, है ना. फाइंड द टाइम टेकन ऑफ कार टू रीच द दिस. अब इसकी मान लेते हैं हाँ हाइट h, और क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन मूव करके पैरेलली मूव करेगा तो ये वाली ऊंचाई भी h हो जाएगी और ये वाली ऊंचाई भी आपकी h हो जाएगी. अगर मान लेते हैं इसने यहां से यहां तक a दूरी ट्रैवल की, कितनी a दूरी ट्रैवल की और यहां से यहां तक x दूरी ट्रैवल की, तो हम सब कुछ चाहे तो h की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, चाहे तो किसी भी एक फॉर्म में लेके चल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ टावर हमारा कैसा है? फिक्स है और यूनिफॉर्म स्पीड भी हमारी फिक्स है. तो देख लेते हैं, हम पहले a निकाल लेते हैं, फिर हम x के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी हमें फाइंड करनी है.
फिलहाल तो हमसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी है u, डिस्टेंस जो हमें ट्रेवल करनी है वो है x, और टाइम इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना लगेगा वो टाइम पूछा है। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका x अपॉन u, x अपॉन u। ठीक है, चलिए केस लगाते हैं आपके tan थीटा tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है x प्लस a। tan 60 लगाते हैं, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका h अपॉन बेस कितना दिया हुआ है आपका 60 के लिए x। ठीक, वैल्यू रखिए। tan 60 की वैल्यू कितनी है ये आपकी यहां से √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो x आ गया आपका h अपॉन √3, x अपॉन √3। यहां से tan 30 की वैल्यू रखेंगे, tan 30 की वैल्यू आई है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस a इक्वल्स टू √3h, और x की वैल्यू आई है आपकी कितनी h अपॉन √3 प्लस a इक्वल्स टू √3h। तो a इक्वल्स टू कितना है आपका √3h माइनस h अपॉन √3। हम अपना h कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3, मतलब कि h इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, मतलब कि h इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3 यानी कि 2h अपॉन √3। ये केस लगा 2h अपॉन √3। ये हमने यहां से यहां तक की दूरी निकाली है 2h अपॉन √3। यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकाली है हमने h अपॉन √3। अब इन्होंने बोला क्या है वो हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि यहां से यहां तक की जिस स्पीड से आ रहा होगा उसी स्पीड से वो आगे चल रहा होगा। अब यहां से यहां तक की जो दूरी तय करी उसने कितनी करी 2h अपॉन √3। चलिए लगाते हैं। ये सब हटा देगा नहीं, यहीं पे वैल्यू लगाते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोला है कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा है, बोला है यहां से यहां तक उसे पहुंचने में कितना टाइम लगा है 6 सेकंड लगे हैं। कितने सेकंड लगे हैं 6 सेकंड। हमने ये चीज नोटिस नहीं करी। 6 सेकंड लेटर हम यहां पे लिखना बोल रहे 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है यहां तक आ जाता है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपकी यहां से यहां तक 2h अपॉन √3 अपॉन टाइम 6 सेकंड। सोल्व करिए 2h अपॉन 6 √3, 2 से इसे काट दीजिए, h अपॉन 3 √3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी दूरी आई, स्पीड आई। स्पीड कितनी आ गई h अपॉन 3 √3 मीटर पर सेकंड। पहले केस से हमने स्पीड निकाल दी। सबसे पहले हमने क्या निकाला अपना x निकाला, एक आपका x निकाला। उसके बाद स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें 6 सेकंड जो दिया हुआ है उससे हमने स्पीड निकाल दी। डिस्टेंस अपॉन टाइम 2h अपॉन √3 अपॉन 6 h अपॉन 3 √3।
अब ये जो स्पीड है, इस स्पीड का इस्तेमाल हम ये वाली दूरी तक चलने हुए टाइम में कर लेंगे। तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आई है आपकी h अपॉन 3√3 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी दूरी दी हुई है, ये वाली दूरी दी हुई है h अपॉन रूट थ्री इंटू टाइम। टाइम को इधर ले जाते हैं, टाइम इक्वल्स टू h अपॉन √3। ये दिखाई दे रहा है? पता नहीं यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलिए इस चीज को हम दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। ये वाली को कहां पे लिखें? इसी जगह लिखते हैं, डायग्राम की तो कोई आवश्यकता ऐसी जरूरत बची नहीं है। हमें लगता है h अपॉन 3√3 इक्वल्स टू h अपॉन √3 इंटू टाइम। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 इधर ले जाओ, टाइम को इधर ले जाओ, टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। या फिर इसे और अच्छे से सॉल्व करना है तो टाइम को इधर ले गए, टाइम इंटू h इक्वल्स टू h अपॉन √3 अपॉन h अपॉन 3√3। h से h कैंसिल हो गया, √3 से √3, 3 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 3 सेकेंड्स आपका आंसर आ गया। ये केस आपका हो गया है। तो पहले इसमें हमने एक पहली डिस्टेंस के लिए हमने a और x की वैल्यू निकाली है, किसने पहली दूरी कितनी ट्रैवल की है, और पहली दूरी के लिए उसने कितनी स्पीड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि उसने 6 सेकंड लिए हैं पहली डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो वो स्पीड निकाली हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और उसी स्पीड को दोबारा रखा है और दूसरा टाइम आपका निकाला है। चलिए आपका लास्ट केस बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा एक और केस हम कराएंगे जो कि आपका एग्जाम में आया हुआ है, पहले आया हुआ था, तो उसे भी लिख लीजिएगा, इसके 16 के बाद कराएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 और फिर क्वेश्चन नंबर 16 के एक जैसा ही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है उसे हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that height of tower is 6 meter. Prove that height of tower is 6 meter. चलिए बोला है कि एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ सेम डिस्टेंस। 2 पॉइंट है, कोई एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। एक है 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर और एक है 9 मीटर की दूरी पर। एक है आपका 4 मीटर की दूरी पर और एक है आपका 9 मीटर की दूरी पर। तो बोला है इसकी हाइट निकालो, फिलहाल आप हाइट बताओ, और बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोले
दिया है कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो हम एक प्रॉपर्टी हमने बतानी इसमें भूल गए शायद, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, और कोट थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। एक होता है tan थीटा, एक होता है tan 90 माइनस थीटा, उसको हम कोट थीटा लिखते हैं और कोट थीटा को 1/tan थीटा भी बोलते हैं। ठीक, करते हैं, लगाइए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है आपका h/9। दूसरा ये रहा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू h/4। tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया कोट थीटा इक्वल्स टू h/4। कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/4। tan थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे 1/h/9 इक्वल्स टू h/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इक्वल्स टू h इंटू h/9, 9 को भी इधर भेज दीजिए, 9 4 जा 36 h इंटू h, तो कितना आया आपका h स्क्वायर, 9 4 जा 36 इक्वल्स टू h स्क्वायर। और 36 जो स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस के 6 का। हाइट कितनी आ गई प्लस माइनस का 6, मतलब एक प्लस का 6 एक माइनस का 6, लेकिन हाइट माइनस में होती नहीं है तो ये केस नहीं होगा। हाइट कितनी आ गई आपकी 6 मीटर। ये हमको आई थिंक प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना, प्रूव दैट हाइट इज 6 मीटर। तो ये हाइट आपकी 6 मीटर आ गई। हो गया। चल, ऐसे केसेस में अगर इसकी वैल्यू ना दी जाए 4 मीटर और 9 मीटर की जगह यहां पर a या b दे दिया जाता, जो हम बोल रहे थे एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि a और b दे दिया इनकी वैल्यू, तब कैसे करेंगे? तब भी आपको बिल्कुल सेम तरीका ही अपनाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है आपका, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करने जा रहे हैं। जब आपकी जो दूरी बोली है वो a और b बोली है, प्रूफ करने के लिए कुछ और आया है, उसे हम देख लेते हैं। तो पहले tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू h/b, ये वाला tan थीटा इक्वल्स टू h परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h आ गया आपका, यहां पर एक दूसरा tan 90 माइनस थीटा पहले वाले ट्रायंगल में, इस वाले में h/a, tan 90 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा इक्वल्स टू h/a, कोट थीटा हो गया आपका 1/tan थीटा इक्वल्स टू h/a। tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप 1/h/b इक्वल्स टू h/a। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, इसकी मल्टीप्लाई इधर a इक्वल्स टू h इंटू h/b, यानी कि h स्क्वायर अपॉन b। तो a किसके इक्वल आ गया आपका h स्क्वायर अपॉन b, तो b को इधर ले जाइए, h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, तो h कितना आ जाएगा आपका रूट ab। तो 2 पॉइंट आर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टावर इज a meter and b meter and making an angle which are complementary to each other, theta or 90 minus theta, then prove that their height are 6 मीटर की जगह आपका आ जाएगा रूट ए बी। तो ये केस आया था आपसे 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, जब भी आया होगा, ये बोर्ड में आया था। तो आपके क्वेश्चन की तरह ही था, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लेकिन ए और बी दे दिया इसलिए बच्चे छोड़ के आए थे।